हेलो बच्चों, आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की आगे की सीरीज को बच्चों कंटिन्यू करते हैं। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे फिजिक्स के वो मैंने बता दिया है। अब धीरे धीरे हम लोग बच्चों जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हैं उनको डिटेल में एनालिसिस करेंगे ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको एग्जाम में इनसे बहुत अच्छी हेल्प मिल सके। बेटा, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा क्वेश्चन था कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है। सबसे पहले कूलॉम्स लॉ, तो आप ये चीज जानिए बेटा, कूलॉम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि दो चार्जेस अगर चाहे वो पॉजिटिव निगेटिव हो, पॉजिटिव पॉजिटिव हो या निगेटिव निगेटिव हो, वो आपस में या तो अट्रैक्ट करते हैं या तो रिपल करते हैं। उसके बाद ये कितनी अमाउंट से या कितनी क्वांटिटी से कह लीजिए बच्चों अट्रैक्शन या रिपल्सन करते हैं, उसका फॉर्मूला भी इन्होंने दिया था। तो सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं कूलॉम लॉ से ही। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ऑलवेज वैलिड ऑन पॉइंट चार्ज, ऑलवेज वैलिड ऑन पॉइंट चार्ज, यानी कि जो कूलॉम्स लॉ होता है बच्चों वो हमेशा पॉइंट चार्ज पे वैलिड होता है। अब सवाल ये आता है, बहुत से बच्चे बेटा कंफ्यूज होते हैं कि पॉइंट चार्ज क्या है, पॉइंट मास क्या है। तो ये वर्ड फिजिक्स में हमें देखने को मिलते हैं लेकिन ज्यादातर बच्चों को इसका मतलब नहीं पता होता। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए पॉइंट चार्ज या पॉइंट मास की, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जैसे अगर कोई बेटा यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू और यहाँ से आर डिस्टेंस की दूरी पे आपका दूसरा चार्ज है, मान लीजिए सपोज माइनस क्यू, तो अगर इसके डायमेंशन के यानी चार्ज के डायमेंशन से दूसरे चार्ज के रिस्पेक्ट में दूसरे चार्ज का डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे बेटा कि ये पॉइंट चार्ज है। या कैसे और अच्छे तरीके से अगर मैं समझाऊं तो जैसे मान लीजिए बेटा पॉइंट चार्ज मतलब ये नहीं होता कि चींटी जैसा चार्ज, बहुत छोटा चार्ज ना। अगर जैसे मान लीजिए पॉइंट मास की अगर हम बात करें तो सन है और अर्थ है, ठीक है। अगर इनके बीच का डिस्टेंस आप देखेंगे सन और अर्थ के बीच का, तो डिस्टेंस बेटा बहुत ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर सन के रिस्पेक्ट में बात किया जाए अर्थ, तो अर्थ का मास क्या है, पॉइंट मास है। जबकि आपको पता है अर्थ इतनी बड़ी है लेकिन चूंकि इनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है मास के रिस्पेक्ट में, तब इस मास को हम पॉइंट मास कह सकते हैं। उसी तरीके से अगर दो चार्जेस के बीच में उनके डायमेंशन के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है तो उसको बच्चों हम लोग पॉइंट चार्ज कहते हैं बेटा। तो सबसे पहली चीज ये क्लियर होती है कि कूलॉम्स लॉ जो है हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई कि चार्जेस जो हैं बेटा पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं, आप सब जानते हैं। तो इनके अंदर दो प्रकार की प्रॉपर्टी पाई जाएगी, या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या तो वो क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, यानी कि दूर भगाएंगे। अब बात की जाए कि इनका मैग्नीट्यूड की कि कितने मैग्नीट्यूड से ये अट्रैक्ट या रिपल करेंगे। तो सपोज हमारे पास बेटा दो प्रकार के चार्जेस हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे चार्ज है हमारा Q1, यहाँ पे हमारा चार्ज Q2 है। इनके बीच का डिस्टेंस बेटा अगर स्मॉल r है, तो कूलॉम साहब ने बताया था कि इनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स जो है इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा, इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। Q1 Q2 क्या है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड है, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। R क्या है, दोनों चार्जेस के बीच का आपका डिस्टेंस है बेटा। तो इनको जब आप समराइज करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको K से डिनोट करते हैं। यही बेटा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। इसको आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पे देखिए बेटा K हमारा क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अगर K की वैल्यू की बात की जाए तो K की वैल्यू, K को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलॉम स्क्वायर। अगर बात ये की जाए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो आपको पता है कि जो फाइनल फॉर्मूला होता है F बराबर बच्चों वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अगर मुझे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालनी है तो मैं इसको इधर रखूंगा, बाकी सबको उधर भेज दीजिए। तो F इंटू R स्क्वायर डिवाइड, ये Q1 इंटू Q2 ये नीचे आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
तो बच्चों अब ध्यान से देखिए, F एक फोर्स है, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन इंटू R क्या है, डिस्टेंस है, यानी कि मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय में कूलाम स्क्वायर। तो यहां से आप साफ साफ देख सकते हैं 1/4πε0 की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर होगी। तो इसका जो वैल्यू है 1/4πε0 का वो हो जाता है 9 × 10⁹। उसके बाद में बहुत बार बेटा ऑब्जेक्टिव में इसकी वैल्यू पूछ लेता है एक नंबर में कि के की क्या वैल्यू होती है। और एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, यानी कि फ्री स्पेस में फ्री स्पेस कितना परमिट करता है, कितना अलाउ करता है उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन को, वही कहलाता है परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। इस नंबर को भी आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल में भी बच्चों आपको ये बहुत हेल्प करता है। और साथ ही साथ में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट पूछ लेता है कि इसका जो है आप मान बताइए। अगर यहाँ पे हम बात करें बेटा तो इसकी अगर हम बात करें कि इसकी वैल्यू कहाँ से आई है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं k बराबर 1/4πε0। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं और ये रही इसकी यूनिट। अब आगे हम बात करें कि एफ नॉट क्या है बेटा, जैसा कि आपको पता है कि ये k की वैल्यू कितनी थी 1/4πε0। अब यहाँ पे k की वैल्यू को हमने 1/4πε0 रख दिया इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। यही कूलाम्स लॉ है। लेकिन जब ये दोनों चार्ज कहाँ रखे हुए हैं, आपका वैक्यूम में रखे हुए हैं या फिर एयर में रखे हुए हैं, उस समय ये फॉर्मूला आता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर समय चार्जेस को वैक्यूम में ही रखा जाए। हो सकता है कि चार्जों को किसी और मीडियम में बच्चों रखा गया है, उस केस में फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आता है। वहां पे जो एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन हो जाता है, यानी कि जैसे हमने परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस रखा है वहां पे हो जाता है परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। नेक्स्ट स्लाइड में उसको हम देखेंगे बेटा, नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको देखेंगे। देखिए अब देखिए, इफ चार्जेस आर प्लेस्ड इन एनी अदर मीडियम हैविंग परमिटिविटी एप्सिलॉन, यानी चार्जेस को अगर ऐसे मीडियम में रख दिया जाए जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन हो, उस केस में बस थोड़ा सा चेंज आता है, फोर्स इन एनी मीडियम बराबर k Q1 Q2 अपॉन R²। तो बेटा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह पे फॉर्मूले में क्या हो जाता है 1/4πε, यानी एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन हो जाता है, बाकी वही वैल्यू रहती है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। इससे पहले जो फ्री स्पेस में जो फोर्स लगने का जो फॉर्मूला आया था उसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब अगर इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे, यानी कि F0 अपॉन FM अगर बेटा हम करेंगे तो बाकी टर्म्स कट जाएंगे, बचेगा क्या एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इन्हीं का जो रेशियो है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। यानी कि कोई भी मीडियम है उसका एयर के रिस्पेक्ट में परमिटिविटी कितना ज्यादा है या कम है, उसी को बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। अब उसके बाद में बेटा अगर FO को यहाँ रखें तो FM वहां एप्सिलॉन R से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ध्यान से देखिए बेटा, FO इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इंटू FM। यानी कहने का मतलब बेटा ये है कि अगर दो चार्जेस को हम किसी सर्टेन डिस्टेंस पे एयर में रखते हैं, उन्हीं सेम चार्जेस को किसी और मीडियम में उतने ही डिस्टेंस पे अगर हम रखते हैं, तो दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है अगर हम कंपेयर करेंगे तो एयर में जो लगने वाला फोर्स है वो आपको मीडियम की अपेक्षा ज्यादा देखने को मिलेगा। और कितने टाइम ज्यादा देखने को मिलेगा, जो कि रिलेटिव परमिटिविटी है उतने टाइम ज्यादा देखने को मिलेगा। ऐसा आप रिलेशन से बेटा बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। तो यानी इतने कार्यक्रम के बाद फाइनली हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं बेटा, यानी अगर स्टेटमेंट वाइज बात की जाए तो आप क्या कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यही कूलॉम्स लॉ था। स्टार्टिंग में बच्चों अगर देखिए तो हमने यही किया था। ये देखिए फर्स्ट स्लाइड में कि हमने दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन किया, उसके बाद में उनके बीच का जो डिस्टेंस था उसके स्क्वायर का
इन्वर्सली किया। यही दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स में रिलेशन होता है, और जब इनको आप कंबाइन करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4πε0, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने देख ही ली है कि 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, यानी कि अगर हमारा फाइनल फॉर्मूला की बात की जाए तो F। तो बेटा बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने देखा है बेटा कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो 1/4πε0 Q1 Q2/r² के बराबर हो जाएगा बेटा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये कूलम्ब्स लॉ में आप मोर देन सफिशिएंट है, अगर इतना हम बता देंगे। इसके बाद हम चलेंगे बेटा डाइपोल के ऊपर। तो डाइपोल ऐसा कि आपको पता है कि दो चार्जेस होंगे, वो उनका मैग्नीट्यूड समान होगा लेकिन उनका जो है साइन अलग अलग होगा। अगर उनको सर्टेन डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस पे हम रख देते हैं तो ऐसा अरेंजमेंट आपका क्या कहलाता है, डाइपोल कहलाता है। अब डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्वेश्चन बहुत आता है बेटा डेरिवेशन करने को। अब उसमें देखो दो प्रकार की पोजीशन हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की। अगर इसके एक्सिस में पॉइंट लेंगे तो एक्सियल पोजीशन, और इसके वर्टिकली पॉइंट लेंगे तो इसको इक्वेटोरियल पोजीशन बोला जाता है। तो क्वेश्चन आपका ऐसे आता है कि डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जरा आप लोग ध्यान देंगे बेटा। अब चलते हैं इधर, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ये है हमारा डाइपोल, -q चार्ज +q चार्ज, उनके बीच का डिस्टेंस है 2a। जो डाइपोल मोमेंट है बेटा वो क्या होता है, आपको पता है कि एक चार्ज गुणे दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका क्या कहलाता है, डाइपोल मोमेंट कहलाता है, यानी q × 2a। इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की, क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये डाइपोल के स्ट्रेंथ को बताती है और इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए बेटा ध्यान से देखिए, तो ये है हमारा डाइपोल, ठीक है। डाइपोल मोमेंट माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होगा, 2a इनके बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है। अब यहाँ से r डिस्टेंस पे जो डिस्टेंस लेंगे बेटा वो हम मिड पॉइंट से लेंगे। देखिए यहाँ से r डिस्टेंस पे ये हमारा एक पॉइंट P है एक्सियल पोजीशन पे, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस r है तो इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस ऑटोमेटिक बेटा, जब पूरा ये r है, ये इतना a है, तो ये बचा हुआ r - a हो जाएगा। अगर इस पॉइंट की इस चार्ज से डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ मिड पॉइंट तक तो r था और ये a है, तो ये r + ये a हो जाएगा। ये तो रही डिस्टेंस की बात। इसमें मेन खेला यही है कि वेक्टर कैसे बनाएंगे, ये चीज बेटा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर बात की जाए बच्चों, तो इस पॉइंट P पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो सबसे पहले इस -q चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और +q चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 मान लेते हैं कि वहां पे रखा हुआ है। तो अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 वहां पे रखा हुआ है, अब ये +q चार्ज है, वो भी टेस्ट चार्ज भी हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में बेटा रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन को हमने इधर देखिए दूर की तरफ, यानी रिपल्सन मतलब दूर भगाएगा। तो इसके कारण, क्योंकि इस चार्ज को मैंने दूसरा नंबर दिया है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैंने E2 वेक्टर से दर्शाया है। बच्चों ध्यान देना। अब उसके बाद में इस -q चार्ज को मैंने पहला नंबर दिया है, यानी इसके कारण जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा, उसका अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो उसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। तो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यानी फोर्स इधर रहेगा, तो E1 का भी डायरेक्शन बेटा इधर रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक मैंने E1 वेक्टर को स्मॉल बनाया है और E2 वेक्टर की लेंथ को बड़ा बनाया है। उसके पीछे रीजन बेटा सिंपली ये है कि आप यहाँ देखिए, ये +q चार्ज यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज से पास में है, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे डिस्टेंस आपकी कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसकी इंटेंसिटी बच्चों ज्यादा होगी। अब ये -q इस चार्ज से दूर है बेटा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी, कम होगी। इसकी ज्यादा है तो देखो इसका वेक्टर बड़ा है, इसकी इंटेंसिटी कम है तो इसका वेक्टर हमने छोटा बनाया है। तो इस तरीके से इस डायग्राम में जितनी चीजें दी हुई हैं उसके बारे में हम पूरे तरीके से जान गए हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये चार्ज पास में है, तो इसके कारण जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वेक्टर बेटा E1 से क्या होगा, बड़ा होगा।
अब अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए इस पॉइंट पे कितना होगा, तो आप सीधे से देख सकते हैं, एक उधर को खींच रहा है, दूसरा इधर को खींच रहा है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता तो उस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो जाती, क्योंकि दोनों बराबर ताकत से खींच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं E2 बड़ा है, E1 छोटा है, तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आ जाएगा वो हो जाएगा E2 माइनस E1 वेक्टर, यानी E2 में से E1, क्योंकि E2 बड़ा है तो E2 में से E1 हम लोग घटा देंगे। तो इस तरीके से ये रहा इसका डायग्राम। अब हमको कुछ नहीं करना है, अब आगे नेक्स्ट स्टेप में चलिए। बस अब यहाँ पे देखो बेटा, E नेट पैरेलल टू P, ये क्या चीज है देखिए इस डायग्राम में, यहाँ पे देखिए बेटा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बात की जाए वो E2 माइनस E1 है। E2 में से E1 घटाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जिधर अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर की तरफ आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इधर और डायपोल मोमेंट का भी वेक्टर उसी डायरेक्शन में है, यानी कि डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के बच्चों क्या है, पैरेलल है बेटा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, यही चीज यहाँ पे कही गई है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट जो है बच्चों क्या है, पैरेलल है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड वाइज तो आप कह सकते हैं E2 माइनस E1। अगर E2 की बात करें तो E2 हमारा क्या था, इधर देखिए डायग्राम में फिर से, E2 क्या है हमारा, इस प्लस Q चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, E बराबर होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। तो K तो हमारा कांस्टेंट है और यहाँ पे Q क्या है, यहाँ पे देखिए प्लस Q आपको देखने को मिल ही रहा है, डिवाइडेड बाय R, R मतलब डिस्टेंस, तो इस चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना है, R माइनस A है। तो यहाँ पे हम देखिए बच्चों यही चीज हमने कर दी, KQ अपॉन में R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस E1 की अगर बात करेंगे तो E1 आपका क्या है, देखिए मैग्नीट्यूड इस चार्ज का कितना है Q, K तो आपका कांस्टेंट है वो तो लिखा जाएगा, KQ अपॉन में डिस्टेंस लिखना है इसका यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे R प्लस A, यहाँ पे हम पहले ही देख चुके हैं कि इस चार्ज से इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, R प्लस A, तो हो जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर। तो यही चीज बच्चों यहाँ पे देखो R प्लस A का होल स्क्वायर देखने को आपको मिल जाएगी। अब KQ दोनों जगह है तो KQ हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या यहाँ पे 1 अपॉन R माइनस A स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पे बचेगा बच्चों। तो E नेट बराबर अगर बात की जाए तो KQ, अब यहाँ पे देखिए बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो A माइनस बी A प्लस बी, तो हमें पता है जो फॉर्मूला होता है A माइनस बी A प्लस बी का, वो हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये अंदर अंदर A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, अब दोनों पे स्क्वायर है तो एक स्क्वायर आपका बाहर भी आ जाएगा। तो अब अगर यहाँ पे बात की जाए कि यहाँ पे देखो बच्चों R माइनस A स्क्वायर था, ठीक है, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो R माइनस A स्क्वायर वाला टर्म कटेगा, R प्लस A स्क्वायर बचेगा, तो R प्लस A स्क्वायर का हम यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R प्लस A स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का साइन, अब माइनस का साइन R प्लस A स्क्वायर को इससे डिवाइड करेंगे तो R माइनस A स्क्वायर बचेगा, और R माइनस A स्क्वायर का यहाँ पे क्या हो गया है, मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको खोल देंगे। तो जब इसको आप खोलेंगे बेटा तो क्या होगा कि यहाँ पे A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उधर आप खोलेंगे तो यहाँ पे A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, पर माइनस साइन की वजह से वो कट जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा 2AR, और उधर भी बचेगा 2AR, तो 2AR मिलके 4AR हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बेटा, तो कितना हो गया 4AR या RA आप कुछ भी बोल सकते हैं। K की हमने वैल्यू रख दी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था अभी हमने पढ़ा था, तो K की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो E नेट बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RA डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ तक तो यही है। अब बेटा जरा ध्यान दो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि डायपोल मोमेंट P बराबर होता है Q इंटू 2A, ठीक है। अब यहाँ पे इस 4 को मैं 2 इंटू 2 के रूप में लिख सकता हूँ, अगर इसको मैंने 2 इंटू 2 के रूप में रख दिया तो यहाँ पे आपको Q भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको A भी दिखने को मिल रहा है, अगर 2 हमें और मिल जाए, यानी कि यहाँ पे देखिए Q इंटू 2A, हमने इस 4 को 2 इंटू 2 में तोड़ दिया है बेटा। तो अगर यहाँ पे देखिए ये Q है, इसको इसका 2 यहाँ पे ले लिया है, ये A यहाँ पे है, और जो 2 बचा है 2R उसको अलग कर दिया है, तो Q इंटू 2A को आप बेटा P लिख सकते हैं, तो इसको मैंने क्या लिख दिया है P,
और ये r है, ये 2 है। बस हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना था, हमने कर दिया। अभी नीचे वाले को नहीं छुआ है। अब अगर हमारा डाइपोल बेटा शॉर्ट है, डाइपोल शॉर्ट होने का क्या मतलब है कि अगर r जो है यानी कि डाइपोल से जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट अगर हमारा बेटा बहुत दूर है उन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो हम ए स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ए स्क्वायर को हम हटा देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो बचेगा क्या हमारा 2pr डिवाइडेड बाय 4πε0। ए स्क्वायर तो आपका 0 हो गया, आर स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में बेटा, अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2 × 2 यानी r की पावर 4, एक r से एक r कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे देखिए ए नेट अगर एक्सीएल की बात करें तो ऊपर वाला r एक r से कटेगा तो 2p/4πε0 r³ आ जाएगा। अगर इसके वेक्टर फॉर्म की बात किया जाए बेटा तो यहाँ पे 1/4πε0 को हम k लिख सकते हैं, 2 है तो 2 ही रहेगा, और ये जो p है इसके ऊपर हम वेक्टर लगा देंगे डिवाइडेड बाय r³। ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पे, और यही फॉर्मूला जो है आपका स्केलर फॉर्मूला हो गया डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। अब इसी तरीके से बेटा हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे, यानी कि डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या है निकालनी है। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा -q चार्ज है, ये हमारा बेटा +q चार्ज है। यहाँ पे देखिए डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। देखो हमारे डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। इसका जो है मिड पॉइंट से इस चार्ज का डिस्टेंस a है और मिड पॉइंट से इस चार्ज का डिस्टेंस क्या है, a है। तो इतनी चीजें हम समझ गए हैं। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा डायग्राम जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन ही जाता है। अब यहाँ पे देखिए इसके मिड पॉइंट से ये पॉइंट जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे, वो r डिस्टेंस पे है। यहाँ पे आपको r देखने को मिल रहा है। इस पॉइंट पे हम एक टेस्ट चार्ज बिठा देते हैं, ठीक है, Q0 टेस्ट चार्ज हम बैठा देंगे Q0। अब देखिएगा बेटा ध्यान से, अब यहाँ पे अगर ये r है तो अगर आप ध्यान दीजिए बेटा इस ट्राइंगल पे, इस ट्राइंगल पे अगर आप ध्यान दे सकें तो देखिए ये रहा ट्राइंगल, इसमें ये r है आपका, ये आपका a है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप यहाँ पे हाइपोटेन्यूज को निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर हाइपोटेन्यूज को यहाँ पे निकालेंगे, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, h² बराबर आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए अगर हाइपोटेन्यूज की बात की जाएगी तो आपका अंडर रूट में हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस यहाँ पे कितना है बच्चों, a है, और परपेंडिकुलर कितना है, r है। तो यानी हम कह सकते हैं h बराबर अंडर रूट आपका a² हो जाएगा प्लस में r²। तो इस तरीके से आप हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। तो देखिए r² अंडर रूट में r² प्लस a² यहाँ पे लिखा गया है। तो इसी तरीके से जब इसको भी निकालेंगे तो बेटा r ये है, a ये है, तो इसका भी लेंथ आपका अंडर रूट r² प्लस a² आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए बेटा ध्यान दो, अब अगर यहाँ पे बात किया जाए तो देखिए ये जो है ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। अगर ये वाली साइड, ठीक है, थीटा एंगल बना रही है, तो अगर ये लेंथ बराबर है तो ट्राइंगल में ये एक प्रकार का आप देख सकते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता है बेटा। अगर ये थ्योरम होती है कि दो ट्राइंगल के अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर ये थीटा है, ये दोनों साइड बराबर हैं, ये एंगल थीटा है, तो इसके सामने ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, इसके सामने ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इनके जो एंगल हैं बेटा वो क्या होंगे, वो आपके बराबर होंगे। तो यहाँ तक हमने देख लिया है। अब इसके बाद में अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा गया है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे इस पॉइंट पे बनेगा। तो बेटा जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे टेस्ट चार्ज आपका पॉजिटिव है, ये यहाँ पे निगेटिव है। इस चार्ज को मैंने 1 नंबर दे दिया है, इस चार्ज को मैंने 2 नंबर दे दिया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन दोनों के बीच में ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इनके भी इसके कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी 1 के कारण, इसको मैंने E1 नाम दिया है, E1 वेक्टर। और ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, रिपल्सिव।
तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को भी होना है। तो इसके कारण यहाँ पे जो आपका फोर्स लगेगा, ये क्योंकि इसको मैंने 2 नाम दिया था, तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा E2 वेक्टर। अब बहुत ही ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं E1 वेक्टर हो गया, E2 वेक्टर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे P पॉइंट पे अगर देखा जाए तो ये वाली एक्सिस देखिए और ये वाली एक्सिस देखिए, ये क्या है, एक दूसरे के बच्चों पैरेलल है। तो अगर ये दोनों एक्सिस पैरेलल हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइन आपको कुछ ऐसी देखने को मिल रही है। ये 2 पैरेलल लाइन है और ये एक स्लैंट लाइन, तिरछी लाइन बच्चों जो है आ रही है। तो अगर ये एंगल थीटा होता है तो आपको पता है कि ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये थ्योरम आप सब छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी हमारा बच्चों हो जाएगा थीटा। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर 2 पैरेलल लाइन है बच्चों, ये अगर स्लैंट लाइन है तो यहाँ पे अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल भी आप थीटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल आपका थीटा दिया हुआ है, तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा। तो इस तरीके से ये एंगल्स भी हमने बच्चों क्या है, निकाल लिए हैं। अब उसके बाद में बात की जाती है कि ये एंगल तो निकाल लिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेक्टर के कंपोनेंट्स करेंगे बेटा। तो E2 के साथ में देखिए इधर की तरफ जो वेक्टर का कंपोनेंट जाएगा, आपको पता है कि जिसके साथ में थीटा बनता है वो वाला वेक्टर का कंपोनेंट cos थीटा कहलाता है, और जिसके साथ में थीटा नहीं बनता बच्चों वो sin थीटा कहलाता है। तो यहाँ पे देखो E2 वेक्टर है, इसका एक कंपोनेंट हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा E2 cos थीटा, क्योंकि इसके साथ में थीटा बना है, और ये वाला कंपोनेंट जो है हो जाएगा E2 sin थीटा। उसी तरीके से अगर E1 की बात करें तो जिसके साथ में थीटा बना है वो E1 cos थीटा हो जाएगा, और जिसके साथ में थीटा नहीं बना है वो आपका E1 sin थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो कंपोनेंट है उनको हमने बेटा निकाल लिया है। अब जो है, अब आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि जो E2 sin थीटा है, E1 sin थीटा, वो इक्वल अपोजिट है। तो बच्चों इक्वल एंड अपोजिट हैं, इस वजह से वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे। तो इस P पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी डायरेक्शन में आपको देखने को मिल रही है, जो कि E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा है। अब बच्चों एक बात आपके दिमाग में आ सकती है कि E2 sin थीटा E1 sin थीटा का मैग्नीट्यूड कैसे बराबर है। तो आप यहाँ पे देखो बेटा, ये जो चार्जेस हैं ये चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, साथ ही इस P पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी बराबर है। इस वजह से इनके कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 बनेंगे उनका मैग्नीट्यूड बेटा क्या रहेगा, समान रहेगा। तो इसी वजह से इनका जो वेक्टर कंपोनेंट है ये E2 sin थीटा और E1 sin थीटा इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, और E1 cos थीटा E2 cos थीटा एक दूसरे का सपोर्टिव नेचर होने के कारण एक ही डायरेक्शन में तो ये ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर बात करें कि P पॉइंट पे हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए बच्चों कि E1 का मैग्नीट्यूड E2 का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। जैसे क्यों है ये मैंने बताया है। तो यहाँ पे P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो खत्म हो गया, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा आपको देखने को मिलेगा, जो कि क्या हो जाएगा, सम। अब यहाँ पे बच्चों, अब आपको पता है मैंने पहले बताया था कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड समान होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस का भी मैग्नीट्यूड समान है, और वहां से जो P पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस भी दोनों के लिए इक्वल है। तो इस E2 को मैं E1 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा E1 cos थीटा, यानी कि 2E1 cos थीटा। अब यहाँ पे देखो हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो फिर से हम पीछे वाले डायग्राम में चलते हैं। यहाँ पे देखो cos थीटा की अगर वैल्यू की बात की जाए, cos थीटा, तो इस ट्रायंगल से, यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल से आप cos थीटा की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पता है PBP अपॉन HHB, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा बेस है हमारा A, और हाइपोटेन्यूज हमारा है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी कि A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है cos थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद में बच्चों आगे की तरफ चलते हैं, यानी cos थीटा हमारी वैल्यू कितनी आ गई, A अपॉन में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू हमने A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर निकाल ली है। इस cos थीटा की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। अच्छा देखिए E1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, E1 की वैल्यू हो जाएगी जैसे कि हम पहले भी रख रहे थे KQ अपॉन R स्क्वायर, तो KQ अपॉन R। अब यहाँ पे फिर से डायग्राम में देखिए बेटा, देखो इसके कारण ही तो E1 था यहाँ पे,
अब यहाँ पे इनके इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि E1 की जब वैल्यू रखेंगे तो के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन E1 का फॉर्मूला क्या आता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर तो हमारा इतना था, तो इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सिर्फ हमने वैल्यूज को पुट किया है और कुछ नहीं बच्चों। उसके बाद में यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा 2kq इंटू ए यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे बच्चों जरा ध्यान देना, और यहाँ पे क्या है 1/2 है। तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे और यहाँ से 1/2 इधर की तरफ चला जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल की पावर 3/2। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे q इंटू 2a आपको देखने को मिल रहा है। और इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि p बराबर होता है q इंटू 2a, और p क्या है आपका डाइपोल स्ट्रेंथ है बच्चों। तो यहाँ पे हम इसके q इंटू 2a की जगह पे p रख देंगे, q हमारा q ही है, और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद इसी को हम आगे की तरफ फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर हमारा डाइपोल शॉर्ट है, जैसा कि हमने पहले भी किया था, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a, यानी कि जो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है वो अगर डाइपोल के चार्जेस के बीच के डिस्टेंस से बहुत ज्यादा दूर है, तो हम ए स्क्वायर को बच्चों क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे बेटा। तो जब ए स्क्वायर को जीरो कर देंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर ए स्क्वायर को जीरो कर दिया तो बचा क्या, के पी अपॉन आर स्क्वायर की होल की पावर 3/2। स्क्वायर से ये कट जाएगा, बचेगा क्या, आर क्यूब। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो जो E इक्विवेलेंट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के पी अपॉन आर स्क्वायर की होल की पावर था 3/2। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, के पी अपॉन आर क्यूब। अब यहाँ पे ये तो इसका स्केलर फॉर्म आ गया। अगर इसका वेक्टर फॉर्म आपको लिखना है तो E बराबर माइनस के पी अपॉन आर क्यूब, यानी P आपका डाइपोल स्ट्रेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए यहाँ पे वेक्टर लग गया। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये माइनस साइन कहाँ से आ गया। तो अब इसके लिए आप डायग्राम पे चलिए, फिर से हम लोग जो है डायग्राम पे चलते हैं। यहाँ पे देखते हो बच्चों, जो डाइपोल मूवमेंट है मैंने बताया वो निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, और यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है उसका डायरेक्शन ये है, यानी ये वेक्टर देखिए इसका डायरेक्शन इधर है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, यानी ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है बच्चों, एंटी पैरेलल है। और एंटी पैरेलल वेक्टर को दर्शाने के लिए हम लोग निगेटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे इसका वेक्टर फॉर्म लिखना था। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि निगेटिव साइन शोस E एंड P आर एंटी पैरेलल। जबकि एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बन रही थी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में था, लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए ये चीज थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ये डाइपोल मूवमेंट इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।